आमतौर पर जब कमरे में कोई कॉकरोच दिखता है, मेरा मतलब है कोई भी कीड़ा, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? ये कि या तो हम चप्पल ढूंढते हैं या फिर कोई स्प्रे निकालते हैं। बिल्कुल। मतलब हम उसे तुरंत अपनी नजरों से दूर कर देना चाहते हैं। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में इंटरनेट पर कुछ बहुत ही अजीब हुआ है। हाँ, वो जो सोशल मीडिया पर चल रहा था। हाँ, देश के लाखों युवाओं ने अचानक अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदली और वहां एक कॉकरोच की तस्वीर लगा ली। मतलब उन्होंने लिटरली खुद को कॉकरोच कहना शुरू कर दिया। और इसका कारण पता है क्या है? क्या? क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि इस पूरे सिस्टम के लिए उनकी अहमियत एक रेंगने वाले कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं रह गई है। ओहो। और यहीं से ये मामला सिर्फ एक कीड़े मारने या मजाक का नहीं रह जाता। ये एक बहुत बड़ा और अपने आप में एकदम अभूतपूर्व डिजिटल विद्रोह बन जाता है। सही कहा। और आज की इस विस्तृत चर्चा का मिशन भी यही समझना है। हम देखेंगे कि आज के दौर में सिस्टम, राजनीति और अर्थव्यवस्था से निराश जनता, खास तौर से जो युवा हैं, वो आखिर किस तरह से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। हाँ, और इसके लिए आज हम मशहूर पत्रकार रवीश कुमार और इंडियन एक्सप्रेस के सौरभ द्विवेदी के जो हालिया विश्लेषण हैं, आर्टिकल्स हैं, उन्हें खंगालेंगे। बिल्कुल। हम इंटरनेट पर पनप रहे इस नव प्रतिरोध यानी न्यू रेजिस्टेंस से लेकर हमारी अर्थव्यवस्था की जमीनी हकीकत और राज्य सरकारों के कुछ बहुत ही कड़े फैसलों तक का गहराई से विश्लेषण करेंगे। ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस चर्चा में आगे बढ़ें, मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं। आज की बातचीत में कई राजनीतिक दलों, उनकी नीतियों और नेताओं का जिक्र आएगा। जाहिर है। तो इस पूरी चर्चा का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, उसका समर्थन करना या उसका पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम केवल उपलब्ध स्रोतों में दी गई जानकारी और जो अर्थशास्त्रियों की टिप्पणियां हैं, उन्हें पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं। हाँ, हमारा मकसद सिर्फ ये समझना है कि जो घट रहा है उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत करते हैं उसी गड्ढा से जिसने इंटरनेट पर अचानक तहलका मचा दिया। वो कॉकरोच जनता पार्टी। हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। आखिर ये शुरू कहाँ से हुआ? तो ये पूरी कहानी 15 मई को शुरू होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत कोर्ट में एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने एक टिप्पणी की। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जो लोग फर्जी डिग्रियों के सहारे वकालत के पेशे में घुस आते हैं, वे पैरासाइट या परजीवी हैं। उनका जो संदर्भ था वो पूरी तरह से उन फर्जी वकीलों के लिए था जो हमारे लीगल सिस्टम को खोखला कर रहे हैं। लेकिन बात तो वहीं खत्म नहीं हुई ना। मीडिया के एक हिस्से ने और कुछ सोशल मीडिया पेजों ने इस बयान को इस तरह से पेश किया जैसे ये देश के बेरोजगार युवाओं की आलोचना हो रही हो। हाँ, और यहीं से गलतफहमी शुरू हुई। बिल्कुल। हालांकि सीजीआई ने अगले ही दिन ये स्पष्टीकरण भी दिया कि उनका मतलब युवाओं से बिल्कुल नहीं था, लेकिन तब तक जो डैमेज होना था वो हो चुका था। आग फैल चुकी थी। क्योंकि युवाओं ने उस शब्द पैरासाइट को अपनी उस कुंठा से जोड़ लिया जो वो रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस कर रहे थे। सही कहा। और यहीं से जन्म होता है कॉकरोच जनता पार्टी का। इसका चुनाव चिन्ह पता है क्या था? क्या? एक मोबाइल फोन जिसकी स्क्रीन पर एक कॉकरोच बैठा है। क्या बात है। और यहाँ आकर जो डेटा है ना, वो सच में चौंकाने वाला हो जाता है। आप अंदाजा लगाइए, महज 5 दिनों के अंदर, सिर्फ 5 दिन, इस पेज ने इंस्टाग्राम पर 1.5 करोड़ यानी 15 मिलियन फॉलोअर्स जुटा लिए। 15 मिलियन फॉलोअर्स महज 5 दिन में। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये आंकड़ा अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि युवाओं के बीच कितना गुस्सा और निराशा भरी हुई है। उन्हें बस एक चिंगारी की जरूरत थी। हाँ, बिल्कुल। और बाद में इस पार्टी के पीछे बॉस्टन यूनिवर्सिटी के एक छात्र अभिजीत दीपके का नाम सामने आया।
जो पहले आम आदमी पार्टी से भी जुड़े रहे हैं। अच्छा। लेकिन जैसे ही ये डिजिटल आंदोलन इतना विशाल हुआ ना, सिस्टम तुरंत हरकत में आ गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक रिपोर्ट दी कि ये अकाउंट देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है। सीधा नेशनल सिक्योरिटी का खतरा? हाँ, उन्होंने कहा कि इसके पोस्ट भड़काऊ प्रकृति के हैं और इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। आईटी मंत्रालय ने आईटी एक्ट की धारा 6969 के तहत एक्स और अन्य प्लेटफॉर्म्स को आदेश देकर इस अकाउंट को सस्पेंड करवा दिया। बाप रे, इतनी जल्दी? इसी बात पर पत्रकार विवेक सुरेंद्रन ने एक बहुत ही मार्मिक और गहरी बात लिखी है। क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने अपने लेख में समझाया कि आज के युवाओं, जिसे हम जेन जी कहते हैं, हाँ, उनका ये जो गुस्सा हमें दिख रहा है वो दरअसल उनकी थकान है। थकान? हाँ, इसे समझने की कोशिश कीजिए। 30 की उम्र में बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बेरोजगार होकर वापस घर लौटने की शर्म। ओहो, ये तो है। अपने दोस्तों को कॉर्पोरेट जॉब्स में अच्छा कमाते देखने और खुद के पास एक पैसा न होने की शर्म। विवेक लिखते हैं कि इन युवाओं के लिए ये जो मीम्स है ना, ये अब सिर्फ इंटरनेट का मजाक नहीं रह गए हैं। तो क्या है? ये मीम्स उनका सर्वाइवल मैकेनिज्म बन गए हैं, इस घुटन से, इस डिप्रेशन से बचने का एक तरीका। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। जब इंसान असल जिंदगी में खुद को पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस करता है ना, तो वो वर्चुअल दुनिया में अपनी एक ऐसी पहचान गढ़ता है जहां उसे लगे कि वो अकेला नहीं है। लेकिन यहाँ मुझे एक चीज खटक रही है। क्या ये सीजेपी सच में ग्रास रूट लेवल से उठा हुआ युवाओं का कोई स्वतःस्फूर्त आंदोलन था, या फिर जैसा कि कुछ आलोचक शक जता रहे हैं, ये महज जनता के गुस्से को असली और गंभीर मुद्दों से भटकाकर उन्हें इंस्टाग्राम रील्स और मीम्स में उलझाने का एक आर्टिफिशियल तरीका है? मतलब एक भटकाव। हाँ, एक तरह का टूल ताकि लोग सड़कों पर उतरकर असली सवाल न पूछें। ये बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। रवीश कुमार ने अपने विश्लेषण में से नव प्रतिरोध यानी न्यू रेजिस्टेंस का नाम दिया है। न्यू रेजिस्टेंस? हाँ, इसे इस तरह समझना होगा कि लोकतंत्र काम कैसे करता है। ऐतिहासिक रूप से जब भी जनता को विरोध करना होता था, वो सड़कों पर उतरती थी, जंतर मंतर जाती थी। बिल्कुल। लेकिन आज के समय में जब लोगों को ये लगने लगता है कि पारंपरिक सड़कें और जो सिस्टम है वो उनके लिए बंद हो गए हैं, या वहां विरोध करने की कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ सकती है, तो लोकतंत्र इंटरनेट की कल्पनाओं में जिंदा रहता है। एक डिजिटल जंतर मंतर की तरह। सही कहा। ये जरूरी नहीं कि हर राजनीतिक आंदोलन सड़क से ही शुरू हो। ये मीम संस्कृति दरअसल उसी लोकतांत्रिक भावना का एक नया रूप है। जब असली दुनिया में आवाज नहीं सुनी जाती, तो लोग डिजिटल दुनिया में कॉकरोच बनकर शोर मचाते हैं। तो एक तरफ युवा इंटरनेट पर अपनी पहचान छुपाकर कॉकरोच बन रहे हैं क्योंकि वो अपनी असली पहचान से हताश हैं। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो स्थापित राजनेता हैं, उनकी तो सबसे बड़ी पूंजी उनकी छवि और उनकी पहचान होती है ना? बिल्कुल, उनकी तो पूरी राजनीति उसी पर टिकी है। और जब इंटरनेट उनकी इस पहचान को हाईजैक करने लगता है, तब सिस्टम कैसे रिएक्ट करता है, ये हमें सीधा हमारे अगले मुद्दे पर ले जाता है। हाल ही में राजनेता राघव चड्ढा, जिन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की, वे दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए। और उनका जो मामला था वो हमारी आज की डिजिटल दुनिया की एक बहुत ही नई और आधुनिक समस्या से जुड़ा था। डीप फेक वाली समस्या। हाँ, सोशल मीडिया पर उनके एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियोस वायरल हो रहे थे। इन वीडियोस में तकनीक का इस्तेमाल करके उन्हें साड़ी पहने हुए दिखाया गया था। अच्छा। और साथ ही ऐसे पोस्ट भी थे जिनमें सीधा आरोप था कि वे पैसे के लिए बिक गए हैं। ओहो, तो उन्होंने क्या किया? उनके वकीलों ने दिल्ली हाई कोर्ट में पर्सनालिटी राइट्स का हवाला देते हुए तुरंत इन पोस्ट्स को हटाने की मांग की। पर्सनालिटी राइट्स मतलब किसी का अपनी पहचान पर अधिकार? बिल्कुल, पर्सनालिटी राइट्स यानी किसी भी व्यक्ति का अपने नाम,
अपनी आवाज और अपने चेहरे की पहचान पर जो कानूनी अधिकार होता है। लेकिन कोर्ट ने उन्हें तुरंत कोई अंतरिम राहत नहीं दी है ना? नहीं दी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि ये सीधे सीधे पर्सनालिटी राइट्स का मामला नहीं लगता। उन्होंने मशहूर कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण का उदाहरण दिया था शायद। हाँ, कोर्ट का तर्क था कि आर.के. लक्ष्मण भी तो नेताओं के कार्टून बनाते थे, उन पर व्यंग करते थे। तो किसी नेता के राजनीतिक फैसले की आलोचना करना या उस पर सटायर बनाना, ये फ्री स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में आता है। लेकिन रुकिए एक मिनट, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी उलझन है। क्या उलझन है? मतलब एक कार्टून को देखकर तो 5 साल का बच्चा भी बता देगा कि ये व्यंग है, ये कोई असली तस्वीर तो है नहीं। लेकिन डीप फेक, हाँ, वो तो एकदम असली लगता है। वही तो, डीप फेक तो पूरी तरह से सच का भ्रम पैदा करता है। उसमें नेता सच में वो बात बोलता हुआ या करता हुआ दिख रहा है जो उसने कभी की ही नहीं। सही कह रहे हैं। तो आलोचना और मानहानि के बीच की वो जो पतली लकीर है वो आखिर खिंचती कहाँ है? अगर एआई का इस्तेमाल करके किसी की छवि इतनी सजीवता से बिगाड़ी जा रही है, तो कोर्ट उसे महज राजनीतिक आलोचना कहकर कैसे खारिज कर सकता है? ये तो सीधा सीधा धोखा है। और यही वो कानूनी पेचीदगी है जिसे आज की अदालतें सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। कोर्ट जो अंतर स्पष्ट कर रहा है ना, उसके पीछे के लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। क्या लॉजिक है? पर्सनालिटी राइट्स का जो कानून बना था, उसका मुख्य उद्देश्य कमर्शियल इस्तेमाल को रोकना था। अच्छा, मतलब पैसे कमाने से रोकना। हाँ, मतलब अगर आप एक मशहूर अभिनेता हैं, तो कोई आपकी अनुमति के बिना आपका चेहरा किसी साबुन के विज्ञापन पर लगाकर मुनाफा ना कमाए। समझ गया। लेकिन जब बात एक पब्लिक फिगर की आती है, एक राजनेता की आती है, तो मामला बदल जाता है। राजनेता जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। हाँ, वो पब्लिक के नुमाइंदे हैं। बिल्कुल। तो कोर्ट का मानना है कि पार्टी बदलने पर पैसे लेने का आरोप लगाना एक राजनीतिक फैसले पर की गई पब्लिक की टिप्पणी है। इसे केवल छवि खराब करने की व्यावसायिक कोशिश नहीं माना जा सकता। यहाँ मंशा यानी इंटेंट महत्वपूर्ण है। मंशा पैसा कमाना नहीं, बल्कि एक राजनीतिक कदम पर सवाल उठाना है। हालांकि तकनीक नहीं है, लेकिन कोर्ट इसे जनता के सवाल पूछने के अधिकार के चश्मे से देख रहा है। समझ गया। यानी पब्लिक फिगर होने की कीमत यह है कि आप अपनी छवि को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इन सब का लबो-लुबाब क्या है? क्या? युवा कॉकरोच बनकर मीम्स बना रहे हैं, नेता अपनी छवि बचाने के लिए अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा अनदेखा कारण है जो इस पूरे नैरेटिव को ड्राइव कर रहा है। हाँ, अर्थव्यवस्था। बिल्कुल। देश की अर्थव्यवस्था की असली जमीनी हकीकत जाने माने अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत ही गंभीर और डेटा से भरा हुआ लेख लिखा है। हाँ, मैंने पढ़ा है वो। ये लेख दिखाता है कि टीवी पर चलने वाले पॉलिटिकल नैरेटिव और जमीन पर मौजूद आर्थिक हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है। सुरजीत भल्ला का ये लेख सच में आंखें खोलने वाला है। उनका जो निष्कर्ष है वो बहुत ही स्पष्ट और तीखा है। क्या कहा उन्होंने? वो साफ लिखते हैं कि बीजेपी चुनाव तो जीत रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हार रही है। ओहो। और उन्होंने इसे हवाई बात नहीं रखा, बल्कि ठोस आंकड़े दिए हैं। 2014 के बाद से अगर हम अमेरिकी डॉलर के पैमाने पर दुनिया भर के देशों की ग्रोथ का डेटा देखें, तो भारत की रैंक 16वीं है। 16वीं? हाँ, 8.3% की ग्रोथ के साथ बांग्लादेश दुनिया में नंबर 1 पर है। 7.2% के साथ इथोपिया दूसरे नंबर पर है और भारत 4.7% के साथ 16वें नंबर पर खड़ा है। ये तो बहुत चौंकाने वाला डेटा है। मतलब हम बांग्लादेश और इथियोपिया से भी पीछे हैं। डॉलर के टर्म्स में, हाँ। और इसके अलावा पिछले सिर्फ 1 साल में
डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया करीब 12% गिर चुका है। और भल्ला जी ने ये भी समझाया है कि अर्थव्यवस्था की इस सुस्त हालत के पीछे सिर्फ कोई एक कारण नहीं है। उन्होंने 4 किरदारों को सीधे तौर पर जिम्मेवार ठहराया है। कौन कौन से? पहला है खुद सरकार, जो अपनी नीतियों की कमियों को स्वीकार करने के बजाय अक्सर दूसरों पर दोष मढ़ने लगती है। हाँ, ये तो अक्सर होता है। दूसरा किरदार है देश के बड़े कॉरपोरेट घराने, जो आक्रामक रूप से देश के अंदर नया निवेश नहीं कर रहे हैं। तीसरा है कमजोर कांग्रेस पार्टी, जिसके सुस्त पड़ने से सत्ताधारी दल को बिना किसी मजबूत चुनौती के फैसले लेने का रास्ता मिल गया। बिल्कुल, जब विपक्ष कमजोर होता है तो सत्ताधारी दल की आर्थिक नीतियों की जो स्क्रूटनी होनी चाहिए वो कम हो जाती है। सही बात है। और चौथा किरदार है डीप स्टेट, या वो ब्यूरोक्रेसी जो सिस्टम को जकड़े हुए है। इन सब में उन्होंने एक बहुत ही टेक्निकल लेकिन अहम पॉइंट उठाया है, BIT यानी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी 2015। हाँ, इस ट्रीटी को समझे बिना हम विदेशी निवेश की समस्या को नहीं समझ सकते। 2015 में भारत सरकार ने इस ट्रीटी में एक नया बहुत ही कड़ा नियम जोड़ा था। क्या नियम था वो? नियम ये था कि अगर कोई विदेशी निवेशक भारत में आता है और यहाँ उसका सरकार या किसी संस्था के साथ कोई विवाद हो जाता है, तो वो सीधे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय अदालत में नहीं जा सकता। अच्छा, तो उसे कहाँ जाना होगा? उसे पहले कम से कम 5 साल तक भारत की स्थानीय अदालतों में अपना केस लड़ना होगा। बाप रे! इसके पीछे सरकार का लॉजिक ये था कि विदेशी कंपनियां छोटी छोटी बातों पर हमें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घसीट लेती हैं, जिससे देश की संप्रभुता को ठेस पहुंचती है। इंटेंट शायद सही था। हाँ, इंटेंट सही था, लेकिन इसका जमीन पर असर क्या हुआ, इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। बताइए। ऐसा लग रहा है कि हमारी इकोनॉमी की कोई मेजर हार्ट सर्जरी होनी थी, लेकिन सिस्टम उस पर सिर्फ बैंडेज चिपका रहा है। मतलब आप सोचिए, भारत में अदालतों की हालत किसी से छुपी तो है नहीं। एक आम नागरिक अपना केस लड़ते लड़ते बूढ़ा हो जाता है, तारीख पर तारीख मिलती रहती है। बिल्कुल, सालों लग जाते हैं। अब अगर किसी घर की छत टपक रही हो और उस घर का मालिक छत ठीक करने के बजाय विदेशी मेहमानों को बुला ले निवेश करने के लिए, और शर्त ये रख दे कि अगर कोई दिक्कत हुई तो 5 साल तक तुम्हें इसी टपकती छत के नीचे बैठना पड़ेगा। हाँ, तो कोई विदेशी मेहमान अपने अरबों डॉलर की पूंजी फंसाकर यहाँ क्यों आएगा? वो तो अपना पैसा निकालकर वियतनाम या किसी और देश में ले जाएगा ना। बिल्कुल सही एनालॉजी है। यही बात भल्ला जी समझाना चाह रहे हैं। जब आप इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखते हैं ना, तो एक पैटर्न नजर आता है। कैसा पैटर्न? अभूतपूर्व राजनीतिक सफलता अक्सर एक तरह का ओवर कॉन्फिडेंस यानी अति आत्मविश्वास पैदा कर देती है। हाँ, ये तो है। सरकार ये मान बैठती है कि हमारा बाजार इतना विशाल है, हमारी आबादी इतनी बड़ी है कि विदेशी निवेशक मजबूर होकर हमारे पास ही आएंगे, हम अपनी शर्तें मनवा लेंगे। लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती है ना। बिल्कुल नहीं चलती। विदेशी निवेश सिर्फ राष्ट्रवाद के भाषणों से या ये कहने से नहीं आता कि हम विश्व गुरु हैं। निवेश आता है ठोस, पारदर्शी और भरोसेमंद नीतियों से, जहां निवेशक को पता हो कि उसका पैसा सुरक्षित है। हाँ, और अगर कोई विवाद हुआ तो उसका निपटारा तेजी से होगा। और जहां एक तरफ केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियां और विदेशी निवेश को लेकर उनका जो रवैया है वो सवालों के घेरे में है, वहीं अगर हम राज्यों की तरफ देखें तो वहां भी सिस्टम किस तरह से अपना नियंत्रण कस रहा है, इसका एक बहुत ही ताजा और ज्वलंत उदाहरण पश्चिम बंगाल से सामने आया है। बंगाल का मामला। रिपोर्टिंग के मुताबिक पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई सरकार बनी है, और सरकार बनते ही जिस तेजी से उन्होंने पूरे सिस्टम पर अपना प्रशासनिक नियंत्रण कसना शुरू किया है वो गौर करने लायक है। राज्य स्तर पर सत्ता कैसे काम करती है, ये इसका एक क्लासिक उदाहरण है।
इस नई सरकार के 2 फैसले इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। कौन से 2 फैसले? पहला फैसला पूरी तरह से सूचना को नियंत्रित करने के बारे में है। राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के मीडिया से बात करने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। एकदम सख्त पाबंदी। हाँ, कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना पूर्व लिखित मंजूरी के न तो कोई इंटरव्यू दे सकता है, न कोई आर्टिकल लिख सकता है और न ही कोई ब्लॉग लिख सकता है। ये प्रशासन के अंदर की किसी भी असहमति को बाहर आने से रोकने का एक बहुत कड़ा तरीका है। और दूसरा फैसला वैचारिक नियंत्रण से जुड़ा है। सभी मदरसों में, चाहे वे सरकारी अनुदान प्राप्त हों या मान्यता प्राप्त, सुबह की प्रार्थना से पहले वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। और जाहिर है, इस दूसरे फैसले से राज्य में धार्मिक आज़ादी और असंवैधानिक अधिकारों को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। हाँ, विवाद तो होना ही था। क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा या राष्ट्र को भगवान की तरह पूजना मान्य नहीं माना जाता। और सिर्फ सरकार ही नहीं, राज्य की अदालतें भी बेहद कड़े और माइक्रो लेवल फैसले ले रही हैं, जैसे कि कलकत्ता हाई कोर्ट का बकरीद वाला आदेश। बिल्कुल, कलकत्ता हाई कोर्ट ने हाल ही में बकरीद के मौके पर गाय, बैल और भैंस की कुर्बानी को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। हाँ, इसके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है और सार्वजनिक स्थानों पर बलि देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। लेकिन इन सब के बीच जो चीज सबसे ज्यादा खटक रही है, जो सच में एक नागरिक के अस्तित्व से जुड़ी है, वो है पश्चिम बंगाल का मतदाता सूची विवाद। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR का मामला। इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सीधे तौर पर लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा है। हाँ। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के रिवीजन के दौरान करीब 27 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। 27 लाख? हाँ, यानी 27 लाख लोग अचानक अपना वोट देने का अधिकार खो बैठे। जब हंगामा हुआ तो सरकार ने इसके लिए 19 ट्रिब्यूनल बनाए ताकि जिन लोगों के नाम कटे हैं वे अपील कर सकें। और यहीं पर इस सिस्टम का असली चेहरा सामने आता है। मतलब 19 ट्रिब्यूनल तो बना दिए गए हैं, लेकिन काम इतनी धीमी रफ्तार से हो रहा है कि आप हैरान रह जाएंगे। आंकड़े क्या कहते हैं? कुल 24,98,000 से ज्यादा लोगों ने अपने नाम वापस जुड़वाने के लिए अपील की। और अब तक निपटारा कितनों का हुआ पता है? कितनों का? केवल 6,581 6,581 अपीलों का। लाखों लोग फाइलों में दबे हुए हैं। ओहो, ये तो बहुत ही खराब स्थिति है। ये कितना अजीब है ना। मतलब आप जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। हाँ, ये सिस्टम एक तरफ इतना फुर्तीला और तेज है कि इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आती है और कुछ ही घंटों के भीतर कॉकरोच जनता पार्टी जैसे सोशल मीडिया पेज को नेशनल सिक्योरिटी का खतरा बताकर पूरे देश में बैन कर दिया जाता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ यही सिस्टम इतना सुस्त है, इतना अपंग है कि लाखों नागरिकों के सबसे बुनियादी अधिकार, मेरा मतलब है उनका जो वोटिंग राइट है, वो ट्रिब्यूनल के कमरों में महीनों तक धूल फांकता रहता है। सही कहा। और ये कोई संयोग नहीं है। तो क्या है ये? ये प्रशासन और राज्य की प्राथमिकताओं को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाता है। प्रशासन को जब किसी आवाज को दबाना होता है, किसी चीज पर नियंत्रण लागू करना होता है, तो वो बिजली की गति से काम करता है, क्योंकि वहां सत्ता का सीधा हित जुड़ा होता है। बिल्कुल। लेकिन जब बात नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की आती है, उन्हें उनका हक वापस देने की आती है, तो वही मशीनरी अचानक संसाधनों की कमी और लालफीताशाही का रोना रोने लगती है। ये एक ऐसी व्यवस्था का सबसे बड़ा लक्षण है जो नागरिकों के प्रति जवाबदेह होने से ज्यादा खुद को और अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने पर केंद्रित हो गई है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। और जब हम मानवीय व्यवस्थाओं, राजनीति, अदालतों के फैसलों और अर्थव्यवस्था की इन गहरी उलझनों में फंसे होते हैं,
जब हम ये तय कर रहे होते हैं कि कौन कॉकरोच है और कौन पैरासाइट, हाँ, तब प्रकृति आके हमें एक बहुत ही भयानक याद दिलाती है कि हम इंसान और हमारे बनाए हुए ये तमाम सिस्टम असल में कितने नाजुक हैं। एक वैश्विक खतरा दोबारा सामने आ गया है, इबोला वायरस की वापसी। जी हाँ, ये एक ऐसी खबर है जिस पे शायद अभी उतनी चर्चा नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। बिल्कुल। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कांगो से शुरू हुए इबोला के इस नए प्रकोप को आधिकारिक तौर पर एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। अच्छा। और इसके आंकड़े कोई साधारण बीमारी वाले नहीं है। इबोला का मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर 50% है। 50%? हाँ, इसका सीधा मतलब है कि अगर 10 लोग इस वायरस से संक्रमित होते हैं तो उनमें से 5 की जान जा सकती है। ये कोविड से कहीं ज्यादा घातक है। बाप रे। और इसका असर ग्लोबल इकोनॉमी और भारत पर भी पड़ना शुरू हो गया है। 55 अफ्रीकी देशों के साथ होने वाली भारत अफ्रीका बैठक को तुरंत प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज के ये जरूरी भी था। हाँ, स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सख्त स्क्रीनिंग की एडवाइजरी जारी कर दी है। कांगो, युगांडा और आसपास के देशों से आने वाले हर यात्री की कड़ी जांच की जा रही है। और ये खबर हमारी आज की पूरी चर्चा को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में समेटती है। ये हमें संक्षेप में ये याद दिलाती है कि हम चाहे कितने भी कड़े कानून बना लें, विदेशी निवेश के लिए 5 साल के कोर्ट के नियम बना लें या ट्रिब्यूनल्स में लोगों को उलझा कर रख दें, हाँ, हमारी बनाई हुई ये पूरी की पूरी व्यवस्था दरअसल धागे से लटकी हुई है। एक सूक्ष्म वायरस हमारे पूरे वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक सिस्टम को रातों रात पंगु बना सकता है। सप्लाई चेन्स को तोड़ सकता है। बिल्कुल, और सरकारों को घुटनों पर ला सकता है। प्रकृति के सामने हमारे ये सारे सिस्टम बहुत ही छोटे और कमजोर हैं। सही बात है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा को अगर समेटा जाए तो हमने कई अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए पहलुओं को छुआ। हाँ, बहुत कुछ कवर किया आज हमने देखा कि कैसे युवाओं ने अपनी हताशा में कॉकरोच का टैग अपनाकर सोशल मीडिया पर नव प्रतिरोध की एक नई इबारत लिखी। हमने AI और डीप फेक के दौर में राजनेताओं के पर्सनैलिटी राइट्स और फ्री स्पीच के बीच की जो धुंधली होती लकीर है उसको समझा। बिल्कुल। हमने सुरजीत भल्ला के विश्लेषण के जरिए अर्थव्यवस्था के उस सच को जाना जहां गिरता रुपया और धीमी अदालती प्रक्रियाएं विदेशी निवेश को डराकर दूर भगा रही हैं। हाँ। हमने पश्चिम बंगाल के उदाहरण से समझा कि राज्य कैसे सूचनाओं पर नियंत्रण कसते हैं और नागरिकों के अधिकारों पर सुस्त पड़ जाते हैं। और अंत में हमने एबोला जैसी स्वास्थ्य आपात स्थिति के खतरे को देखा, जो कि बहुत डरावना है। अलग अलग दिखने वाली ये सारी घटनाएं दरअसल एक ही बड़ी कहानी का हिस्सा है। बदलते समय में एक शक्तिशाली जड़ हो चुके सिस्टम और उस सिस्टम में अपनी जगह ढूंढते आम इंसान के बीच की ये लगातार चलती कश्मकश है। इस पूरी कहानी का निचोड़ यही है कि सत्ता और नियंत्रण की कितनी भी कोशिशें क्यों न हो जाएं, इंसान की वो शक्ति जो खुद को अभिव्यक्त करना चाहती है वो कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई डिजिटल दरार खोज ही लेती है। बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपने। अंत में इस पूरी चर्चा से उपजे एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इस बातचीत को विराम देते हैं। हाँ। आज हमने देखा कि युवा सड़कों पर उतरने, लाठियां खाने या जेल जाने के बजाय इंटरनेट पर एक सुरक्षित कमरे में बैठकर मीम्स और इंस्टाग्राम पेजों के जरिए अपना डिजिटल विद्रोह दर्ज कर रहे हैं। हाँ। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इंटरनेट की ये डिजिटल क्रांति और मीम संस्कृति वाकई जमीन पर असली दुनिया में कोई ठोस बदलाव ला सकती है, या फिर ये सिर्फ एक प्रेशर वॉल्व की तरह काम कर रहा है? एक ऐसा वॉल्व जो युवाओं के भारी गुस्से, उनकी कुंठा और उनकी ऊर्जा को केवल एक रील, एक लाइक और एक कमेंट तक सीमित करके निकाल देता है, जिससे असल में सत्ता और सिस्टम को
कभी कोई वास्तविक जमीनी चुनौती मिलती ही नहीं। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगली बार जब कमरे में कोई कॉकरोच दिखेगा तो हो सकता है वो सिर्फ एक कीड़ा ना हो, वो शायद हमारे समय के सबसे बड़े अनकहे और अनसुलझे विद्रोह का प्रतीक हो। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली डीप ड्राइव में।